नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। इक्तसादी सर्वे आ चुका है, तफसीलात साथ साथ आपको बताता रहूँगा। बजट की तारीख कल की रखी है, सस्पेंस क्रिएट भी कर रहे हैं, थोड़ी सी टेंशन भी दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी दिल के मरीज़ बने। बजट बहुत सख्त होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। यानी एक वो असद उमर साहब थे, यानी जो ही वज़ीर बने चीखे निकाल दूंगा, चीखे निकाल दूंगा। मतलब ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। अल्लाह ताला हुकूमत देता है, इख्तियार देता है, बहुत बड़ी नेमत है। डराना धमकाना और परेशान नहीं करना चाहिए, ना होना चाहिए दूसरों को। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हमेशा जो है बड़े सॉफ्टली आगे लेकर चलें। अब इससे मज़ीद और क्या सख्त होगा। देखें, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता कि ठीक है, मैं अपर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करता हूँ, एक प्रिविलेज्ड क्लास है रिलेटिव। ये इकोनॉमी का जो डाउन टर्न है ये मुझे पिंच करेगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन ये पिंच करेगा, मेरे लाइफस्टाइल को इम्पेक्ट करेगा, लेकिन ये गरीब आदमी की ना सस्टेनेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगा, उसके सर्वाइवल को इम्पेक्ट करेगा। मैं आपको बड़ी क्लियर कट बता रहा हूँ। लोग जिनके पास बहुत कुछ है वो आज कह रहे हैं कि यार है ये कड़वा घूंट है, ये कड़वा घूंट मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग पी लेंगे, लेकिन वो जो पुअर आदमी है ना, गरीब आदमी है, जिसकी बदवा बड़ी सख्त लगती है, जिसकी बदवा वहाँ सुनी जाती है, वहाँ वो उसको ज़्यादा तंग नहीं करो यार। मैं सच बता रहा हूँ, उसको ज़्यादा तंग नहीं करो। ये हुकूमत आई है, ठीक है। मुझे तो लगता था इमरान खान साहब अनप्लैंड आदमी हैं, और मुझे लगता था कि उन्हीं की बदकिस्मती है इमरान खान साहब की कि उन्हें ज़मीन मिली बंजर। और लेकिन यह कि अब बात यह कि कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि ये फंबल अप ना कर दें। सारी नवाज़ शरीफ साहब और सारी जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की मेहनत है 2-3 साल की, ये उस पर पानी फिर जाएगा अगर बजट अच्छा ना आया। खैर, ज़्यादा सख्त बातें मैं नहीं करता, इनको चांस देते। 1.5 महीने का वक्त इनको अभी मिला है, आगे क्या करते हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अंजुम निसार साहब, साबिक सदर KCCI, महारत रखते हैं इस शोबे के। और वेलकम करता हूँ सर आपको। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अब बात ये है अंजुम निसार साहब कि यहाँ मेरे पास जूं तफसीलात इक्तसादी सर्वे की आती जाएंगी, मैं आपके सामने गोश्त गुजार करता जाऊँगा। लेकिन बुनियादी बात ये है कि व्हेन यू आर टारगेटिंग 6% GDP ग्रोथ रेट इन ए श्रिंकिंग इकोनॉमी, तो आप मुझे ये बताएं कि विल इट बी पॉसिबल साइंटिफिकली, या फर्स्ट डे 6% का नंबर दे देने से सिर्फ आप रेवेन्यू तो रिवाइज कर लोगे, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो तो सिर्फ 6% तब हो पाएगी जब आप इंडस्ट्री फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएंगे। बजट में आपको लग रहा है कि दे कैन गिव समथिंग टू इंडस्ट्री और बिजनेस? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो बजट आपने जो बात की, बजट इंशाल्लाह कल पेश होगा शाम को। जी। तो बजट ऑब्वियसली जो सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, वो इतनी बेहतर नहीं है। गो के अब हम IMF प्रोग्राम में भी आपको पता है 20 तारीख को हमारी वहाँ से उनसे मीटिंग होनी है। आज भी वर्चुअल मुज़ाकरात जारी थे IMF से, लेकिन असल जो मीटिंग होगी 20 जून को, हम रिजल्ट देखेंगे और उसको पेश नज़र रख के ये बजट बनाया जा रहा है। चूँकि IMF की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो वी हैव टू मीट अगर हमने IMF प्रोग्राम में जाना है, और उसके नतीजे में हमने दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लेने हैं, जो हमारा प्लान है। ये IMF की आपने बात की, 3-4 दिन से बड़ा सख्त किस्म का प्रोपोगेंडा हो रहा है कि हमारे मुल्क की जो प्रिविलेज क्लास है वो बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ ले रही है और खा गए, मईशत को खा गए, आए कारोबारी खा गए, आए सनतकार खा गए, मुल्क को आए खा गए, तबाह कर दिया। ये आपने देखा होगा भी, एक तमाशा और प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा। कितने अरबों या ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की सब्सिडी आप लोग खा रहे हो भाई। जब है नहीं पैसे तो सब्सिडी आपको कहां से दी जा रही है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। इस तरह मुझे समझाएं। देखिए, किसी भी बड़े सेक्टर को, किसी भी बड़े बिजनेसमैन ग्रुप को, किसी भी वो बात नहीं है। जो सब्सिडीज हैं ये कहाँ दी जाती हैं? सब्सिडीज जैसे मिसाल के तौर पे ये भी आटे के दाम बढ़े तो गवर्नमेंट ने, स्पेशली पंजाब जैसे गवर्नमेंट ने वहाँ पे 200 मिलियन की सब्सिडी, कल वो KPK में गए तो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है उन सेक्टर्स को जो
पूरा सेगमेंट है, जैसे उन्होंने कहा 2000 रुपये फी फैमिली को देंगे या आटा हम 800 के बदले 400 में बेचेंगे, तो ये सब्सिडीज गवर्नमेंट को देनी भी चाहिए महंगाई के उनको। नहीं तो ये प्रिविलेज क्लास और बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कैसे पहुंच गई? देखिए कोई भी एक सवाल मैं समझता हूँ फर्टिलाइजर सेक्टर के अलावा, और फर्टिलाइजर भी चूंकि खाद जाके लगती है किसानों को, और किसान अगर आज हम खाद पे सब्सिडी खत्म कर लें या वही चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करें, तो एक मिसाल जो बहुत बड़ी मिसाल है, चूँकि बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी ज़राअत से मुंसलिक है और वहाँ पे वो ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो खाद के ऊपर कई 100 अरब की सब्सिडी इस सेंस पे दी जाएगी। इंपोर्ट करें तो 800 का बैग 8000 का बैग बनता है, और इस वक्त 1800 के करीब गवर्नमेंट का आज ये ऐड आया है कि 1800 में सब्सिडी दे रहे हैं। अब आ जाए बजट पे। बजट का आपने देखा जो मजबूरी हजम है वो 9.5 ट्रिलियन है, 9,500 अरब है। उसमें से FBR का जो रेवेन्यू है, जो हमारा मेन मकसद होता है इस पर बात करें, वो तकरीबन 7,500 के करीब है, 7.25 ट्रिलियन रुपीज़। और उसमें से आप देखेंगे तो आज भी अनफॉर्चुनेटली इस साल भी हम दबाव हो जाएंगे जो हर साल कहते हैं, यहाँ के इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें कोई 65% है इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक सवाल जी मासूमान जी, इंपोर्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ओवरऑल टैक्स। इसमें कस्टम्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो अब आपको पता है GST भी इकट्ठी कर रहे हैं और चीज़ें भी इकट्ठी कर रहे हैं। तो इंपोर्ट कर्टेलमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप तो रेवेन्यू कर्टेलमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो हम वन साइडेड डिसीजन तो ले लेते हैं, दूसरी तरफ जो गाड़ियों के ऊपर आप टैक्स ले लेके पैसे कमाते हो, वो भी तो आप जहन में रख लें कि वो अब नहीं मिलेगा। मोबाइल फ़ोन पर सबसे ज़्यादा नोटू कमाए जाते हैं, वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप बैन कर दिया। तो ये चीज़ भी तो क्लियर करें ना कि भाई ये रेवेन्यू कट्स होंगे। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का बहुत ही गलत डिसीजन था जो इंपोर्ट बैन लगाई गई है। देखें गाड़ियों में ड्यूटी औसतन 100% से ऊपर है, यानी आप 200 रुपये का जो डॉलर है वो 400 में बेचते हैं, यहाँ के जो गाड़ी मंगाएगा वो 100% ऊपर टैक्स भी देगा। 100 एक्चुअली 500 भी आप डॉलर बेचे होते हैं, जो गवर्नमेंट 200 का है, और डॉलर भी आप कह रहे हो कि बाहर से लाएगा, जहां तक मेरा ख्याल ये तो बहुत एक गलत है। लेकिन चूंकि आपने एक सेक्टर को खुश करना होता है, एक पॉलिटिकल डिसीजन भी लेने होते हैं, और बाकी जो अशिया पे इंपोर्ट बैन लगाया गया है खाने पीने की अशिया पे, देखें वो खाना बंद कर देते हैं, पता नहीं इनको सबसे पहले अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ लग्जरी गुड्स को चेंज करना होगा। नहीं, एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक शख्स की कितनी घटिया और गंदी मेंटेलिटी होगी कि वो सुपरमार्केट पे जाते ही उसको सिर्फ कुत्तों का खाना दिखाई दे। मतलब मैं जाऊंगा सुपरमार्केट तो मैं अपने लिए खाना ढूंढूंगा, ठीक है, मैं कुत्तों के खाने के सेक्शन में क्यों जाऊंगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि हमारे जितने ये हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये सारे डायरेक्ट डॉग फूड के सेक्शन में क्यों जाते हैं, और फिर मर्द का मेकअप के सेक्शन में जाने का तो बनता नहीं है। औरतों के मेकअप के ऊपर इनकी बड़ी निगाह है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि औरतों के मेकअप के सेक्शन में मर्द हजरात क्या कर रहे होते हैं, बिकॉज पॉलिसी मेकर्स, मैं आपको बता रहा हूं अंजुम निसार साहब, आप शौक होंगे, अखबारों में, टीवी पे, डिबेट्स में खाली ये बात हो रही है कुत्तों का खाना, औरतों का मेकअप, कुत्तों का खाना। क्या मेंटेलिटी है इन लोगों की? मैं ख्याल हमने अपनी सोच को चेंज करना होगा। इंपोर्ट बैन से पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकलेंगे, बल्कि बहुत बड़े सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। आप इतने बड़े डेयरी प्रोड्यूसर हैं, एक्सक्यूज मी, आप इतने बड़े डेयरी प्रोड्यूसर हैं आपका मुल्क, आप मक्खन नहीं बना पा रहे, दूध नहीं बना पा रहे वर्ल्ड क्लास, आप पनीर नहीं बना पा रहे वर्ल्ड क्लास। ये गलती क्या स्वीडन वालों की है, या हॉलैंड वालों की गलती है, ये नेदरलैंड वालों की गलती है, ये स्विट्जरलैंड वालों की गलती है, ये जर्मनी की गलती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दूध बनाने वाला मुल्क, आप ये क्यों नहीं बना पा रहे ये चीजें? मैं आपसे पूछता हूं ये बात ना। देखो अली भाई, बिल्कुल आपकी बात जायज है, हमें अपनी इंडस्ट्री को बिल्कुल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उन पे ये स्ट्रॉन्ग इनके जैसे डिलीशन प्रोग्राम होता है कि आप अगर लोकल बना रहे हैं, चले आप बाकी क्वालिटी को नहीं पहुंच सकते, आपको लाजमी पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको तमाम फैसिलिटीज गवर्नमेंट एनर्जी कॉस्ट इसमें। अब ये क्या हुआ, आपने इंपोर्ट बैन तो लगा दिया, आपने मुश्किल से $50 मिलियन महीने के बचा लिए इन चीज़ों पे जो अदर दैन गाड़ियों मोबाइल के, लेकिन उसके नतीजे में आप एक सैलून की मिसाल ले लें। अच्छा, जो इशू है उसको थोड़ा सा हमें एड्रेस करना है। लोग एकदम देखें, हुकूमत बदलती लिबास बदलने की तरह नहीं होता। दे हैव ओनली गॉट 1.5 मंथ, तो जो अचीवमेंट होगी या जो फेलियर होगा एट्रीब्यूट कर सकते हैं पास्ट गवर्नमेंट को। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक सक्सेस भी है। आज जो ये सर इकोनॉमिक सर्वे आया है, इसे बता रहे हैं कि एग्रीकल्चरल टारगेट्स हमने मीट किए, इंडस्ट्री के टारगेट्स हमने मीट किए, GDP के टारगेट्स भी हमने मीट किए। तो अब इशू ये है कि और सर्विसेज के भी मीट कर दिए। बट व्हाट काइंड ऑफ टारगेट्स डिड यू डिटरमिन फॉर योरसेल्फ दैट्स यू आर गेटिंग रेटिंग दैट इज लेसर? And by the way, ये मैं करंट गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा। Even if you have achieved the target, please tell me, अंजुम निसार साहब, that why are we getting downgraded? Why are we not getting out of trouble? हम बीच मझदार फंसे हुए हैं, yet we have completed targets। क्या इशू है? जहाँ के टारगेट का इशू है, चूंकि हमने लास्ट अपना
बेस ईयर चेंज किया था, बेस ईयर, और जीडीपी का साइज बढ़ा, तो उसके नतीजे में जाहिर बात है ये सारी ग्रोथ आपने देखी। हमें इस साल भी उन्होंने टारगेट रखा है एग्रीकल्चर का 3.9% ग्रोथ रखी है, इंडस्ट्री में 5.96% करीब रखी है आइंदा साल के लिए, और सर्विसेज सेक्टर में कोई 5.2% रखी है इन्होंने। और हमें ये ग्रोथ, क्योंकि जब आपकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अच्छे परफॉर्म करती है, वो सप्लीमेंट करती है सर्विसेज सेक्टर को। जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी शिपमेंट्स सारी बढ़ेंगी, आपका आप पे करेंगे, बैंकिंग बढ़ेगी आपका, तो वो सप्लीमेंट करती है। और सर्विसेज सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है आज, आपने देखा है पाकिस्तान के अंदर उनका कंडीशन बहुत है। गो के इंडस्ट्री सेक्टर का जीडीपी साइज कम होता जा रहा है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ जो हमारी इस 1.5 महीने में, वी शुड नॉट ब्लेम द करंट गवर्नमेंट, टाइम आपने सही कहा, टाइम कम है। और वही हमारी इस 1.5 महीने में कोई पहली दफ़ा ऐसा हो कि किसी गवर्नमेंट ने हमें 6-7 दफ़ा बुलाया हो, ऑन बोर्ड लिया हो। आज भी मीटिंग चल रही है, कल भी परसों भी साथ ही मीटिंग ली, पीएम साहब दूसरे दिन कराची तशरीफ ले आए थे, तो हमने उनसे यही कहा था कि इसको निकालें। ये छोटी चीज़ें इंपोर्ट बैन करने से मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे, आपको सोचना होगा। आज मियां मंशा साहब ने स्पीच की है, कोई मैं आपको भी भेजूंगा, आप देखें और चलाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, जो आपने सवाल पूछा हम कैसे आगे निकल सकते हैं। हमें एफडीआई की शदीद ज़रूरत है, दुनिया का कोई मुल्क, अमेरिका क्या है, अमेरिका में दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। ब्रेन ड्रेन क्यों होते हैं अमेरिका, वो समझते हैं वहाँ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इंडिया को देख लें, फिलीपीन को देख लें, मैक्सिको को देख लें, तमाम ममालिक हुए, जर्मनी देख लें, चाइना देख लें, दुनिया वहाँ जाके इन्वेस्ट करना चाहती है। वियतनाम एक नया आया है इस मार्केट के अंदर, जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करके कहते हैं कि वहाँ जाएं जहाँ पे सिक्योरिटी हो, ट्रस्ट हो, वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान का जब नाम आता है, अनफॉर्चुनेटली हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं की है, इन्वेस्टमेंट आए, विजन नहीं है हमारे लोगों में। अरे निसार साहब बुरा ना मानना, हमारे लोगों में विजन ही नहीं है। सही कह रहे हैं। तो अब जो आप कहे ना टारगेट क्यों नहीं मीट हो पाते, बहुत बड़ी वजह है कि आपका जो इंपोर्ट का बिल है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर 131% आज जो इंपोर्ट का बिल का अंदर आंसर है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आप जब इतनी बड़ी 10 आप देखें, मैं आपसे एक बात कर रहा था ब्रेक के दौरान भी, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, जी चलो वो तो शी हैड कोरोना, आई होप शी गेट्स वेल सून एंड शी रिटर्न्स हैप्पीली। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि कितने हम्बल थे वो लोग, हमसे कितने ज़्यादा इकोनॉमिकली सुपीरियर हैं। आप समझें यूरोप की पूरी इकोनॉमी वो खुद ही चला रहे हैं। ईयू का इंजन है, पूरे ईयू में जगह मुल्क हैं तो उसका इंजन है। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ है, नासिर भाई 8 करोड़। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा कि फॉरेन मिनिस्टर ने आते ही कहा कि दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क, दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क, मईशत में हम ये हैं, हम वो हैं, तुम कुछ नहीं हो, सारी दुनिया गंदी है, सब साजिशी हैं, हम दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला। सर, इस तरह की हरकतें पढ़े लिखे मुल्क के लोग नहीं करते। मैं वैसे बोल रहा हूँ, अभी आपने जर्मनी की पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अभी आपने जर्मनी की बात की, जर्मनी की आबादी पाकिस्तान का 1/3 है, 8 करोड़ आबादी है, आबादी के, ठीक है, और उनकी एक्सपोर्ट दुनिया में 3rd नंबर पे है। 1800 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। जर्मनी की 3 दिन की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की साल की एक्सपोर्ट है, जो 3 दिन की जर्मनी की एक्सपोर्ट है। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम अपने यूथ को, जो गुर्बत फैल रही है, जो नौजवान है, उनको कैसे जॉब्स लाएंगे? तो जॉब्स आप जब इंडस्ट्री, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये किसी बहुत विजनरी आदमी को ये बातें करनी होगी, सोचना होगा कि हम पाकिस्तान की 24 पॉपुलेशन का मसला नहीं है कि हमारी 24 करोड़ है, चाइना की तो 150 करोड़ है, तो वो क्यों बड़ी सेकंड इकोनॉमी और लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है? उन्होंने अपने लेकिन एक और प्रॉब्लम, देखिए अंजुम निसार साहब, you have studied from one of the best institutions in Pakistan. You have done your business studies there and then you have pursued entrepreneurship. Unfortunately, everyone in Pakistan, every businessman does not have that prerequisite information nor the similar vision, क्योंकि you remain outside the country for a long period of time, you understood business. ये सब लोगों में नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के कुछ लोगों को इकट्ठा करें। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, मेरी बात को गौर से सुने सर, क्योंकि सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ये खुद तो अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं कहता हूं आपसे कि इन जैसे लोगों को आप बिठाएं और उनसे डिस्कस करें, बिकॉज यू सी सक्सेसफुल पीपल यू विल फाइंड अ लॉट, बट विजनरी पीपल यू आर गोइंग टू फाइंड फ्यू इन बिजनेस कम्युनिटी। अली भाई, मेरा ऐसा ख्याल है, अगर कलेक्टर पूछें लोगों से। नहीं नासिर, ये इत्तेफाक से यही जो आपने बातें की, फर्स्ट टाइम हमने देखा, ये अच्छी बात है। अभी तो देखेंगे आइंदा कैसे गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। हम तो सियासी लोग नहीं है, लेकिन इन्होंने 2 दिन से 3 दिन से पहले कराची आया, 250-300 बिजनेसमैन को बिठाया। अब पिछले 2 दिन, आज तीसरा दिन है, वो लेके बैठे हैं पाकिस्तान के तमाम बिजनेसमैन को, स्टेक होल्डर्स को। वहाँ कमेटीज बन रही हैं, IT सेक्टर की कमेटी बन रही है। आज मियां मंशा बोले, मियां टब्बा, महमूद अली टब्बा मौजूद थे, और ऐसे बहुत बड़े पाकिस्तान के जो बिजनेस टाइकून्स हैं, 3 दिन से वहाँ पे वो मुशावरत कर रहे हैं। साहब की बात बहुत सुनते हैं। नहीं, जब भी जिसका भी स्टेक होल्डर्स, मैं कहता हूँ मुल्क में जो भी जॉब्स क्रिएट करे, कोई हो, मंशा हो, AB हो, C हो, एक बच्चा आज के अंदर जो मुल्क में एक बंदा जो जॉब्स क्रिएट कर रहा है, आदमी विजनरी है मियां मंशा, ये फैक्ट है। उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि मैंने जब ये सबसे पहले मुल्क में FDI लाए, कहते मैं जब FCB बैंक लिया
तो $1 बिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए, मुझ जैसे एक बंदे के या एक अकाउंट में। तो कहते हैं पाकिस्तान में ये सोच में लानी होगी, बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर का विजन, बाहर की सोचें। आज के बच्चे हमसे बहुत बेहतर हैं, उनको हम ग्रो करें, उनको ट्रेन दें और उनको स्टेक होल्डर्स उनसे पूछें। आपके पास दो चीज़ें हैं पाकिस्तान में, आपने जो सवाल पूछा है कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है। एक, आप बढ़ते हैं एक्सपोर्ट के जरिए, आपकी रेमिटेंस है। थर्ड, आपको चाहिए एक ऐसा सेक्टर जो आपके यहाँ क्वांटम लीप चेंज ला सके, वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में हम अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे रह गए। आज हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, उस दिन हम फेडरल मिनिस्टर बताए थे $2.5 बिलियन करीब, यहाँ की इंडिया का 2% भी नहीं है, हम 2%। इंडिया के आज हम टेक्सटाइल की तरह, जैसे टेक्सटाइल में धागा बनाते हैं, आईटी में हम बिल्कुल सतही लेवल पर है ना। आपकी नेट कंसिस्टेंसी नहीं है। आप काम करने जाते हैं, अभी आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, पता चला लाइट चली गई है ना, तो वो डिस्टर्बेंस इतनी है। जब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो ये, जब इतने लाखों नौजवान हर साल 26,000 आईटी के नेट ग्रेजुएट निकल के मार्केट में आते हैं, वो कहाँ जाएं? उनका तो जॉब, एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर नहीं चल रहे तो आप जो एग्जिस्टिंग स्टाफ आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आपको मैंने कहा क्वांटम लीप चेंज लानी होगी। पाकिस्तान दुनिया की 1%, 95% दौलत 1% लोगों के पास है, 98% दौलत दुनिया के 1% लोगों के पास है। तो ऐसा क्या कमाल है उनमें? बिल गेट्स, अमेजॉन, अब कोई मिसाल है, एलन मस्क, उन्होंने दुनिया, एक बंदा, एक एंटरप्रेन्योर, एक एप्पल कंपनी, 6 पाकिस्तान इज इक्वल टू 1 एप्पल कंपनी। 6 पाकिस्तान की जीडीपी अगले जो 6 साल हम कमाएंगे। मैं अगले दिन क्लास में यही बात पढ़ा रहा था। इंडिया की खातून है ना, इंडिया की खातून है नायका, आप चले जाए NYKAA, उन्होंने आज से 500 रुपए लेके आपसे मिसाल के तौर पे बिजनेस शुरू किया था, 500 रुपए लेके 2014 में। पिछले इस साल 2020 में उनकी वर्थ हो गई थी $7.6 बिलियन। एक इंडिया की खातून के हवाला के अंदर पाकिस्तान की चौथी 1/4 आबादी के बराबर है। That is very very essential। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी अहम बात इन्होंने की है, क्योंकि बात ये है कि मैं भी अगले दिन ये एनालिसिस कर रहा था कि कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यू विल बी शॉक्ड कि हमारे टोटल जीडीपी से ज्यादा जो इन लोगों का अपनी वर्थ का है, जो उनकी वर्थ बन रही है। आदाब पाकिस्तान ने काफ़ी सारे हासिल किए, लेकिन एक सवाल था मेरे जहन में अंजुम निसार साहब, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पैमाना होता है। अभी इन्होंने कहा कि हमने एग्रीकल्चरल टारगेट मीट किया, तो आपको या तो बताना पड़ेगा कि आपने एग्रीकल्चरल टारगेट मीट किया पर हेक्टर प्रोड्यूस के हिसाब से, या आपको कहना पड़ेगा कि टनेज के हिसाब से कोई एक, या आपका वैल्यू के लिहाज से। अगर वैल्यू के लिहाज से तो फिर तो इन्फ्लेशन जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वैल्यू के लिहाज से तो आप अचीव करेंगे ही। और मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट में आजकल के दौर में जहां जीएम फूड्स आ गए, चलो आप ऑर्गेनिक ग्रो करना चाह रहे हो, लेकिन आप तो प्योरली ऑर्गेनिक भी नहीं है ना निसार साहब जी। आप ऑर्गेनिक नहीं हो। अगर इंटरनेशनली आपका भेजा जाए यहाँ से सीड का प्रोड्यूस, तो आप ऑर्गेनिक भी नहीं हो। तो फिर पेस्टिसाइड्स आप यूज कर रहे हैं ना। हाँ, तो फिर आप आपका मेजर क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए? देखिए, जब तक आपने एग्रीकल्चर की बात की, जो लास्ट ईयर का टारगेट था एग्रीकल्चर टारगेट वैसे ही बहुत लो था जी। हाँ, इस साल चावल और चीनी की बिल्कुल फसल अच्छी हुई है। गंदम अब उस तरह से नहीं कर सके, और यह आज हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले अपने को फूड सिक्योरिटी करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये जो कीमतें हैं कमोडिटीज़ की, वो आसमान को छू रही है इस वक्त। आपने खुद देखा एडिबल ऑयल का बिल जो पिछले साल $4.5 अरब था, आज हम बजट में अगले साल जो $6 बिलियन रखने जा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुबह से $2 बढ़ चुकी हैं पर बैरल, और ये लगता है अगले कई माह तक ऊपर रहेंगी, ऊपर की सतह पे, क्योंकि चाइना दोबारा खुला है, सबकी डिमांड है, इंडिया ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश, तो ये सारी जो ग्रोथ रेट है उनको ऑयल चाहिए। और ऑयल के पाकिस्तान चूँकि नेट इम्पोर्टर है, हमारी पिछले 10 महीने की इम्पोर्ट का बिल खाली $17 अरब है, जबकि $21 अरब क्रॉस कर जाएगा जब हम ये साल पूरा करेंगे 30 जून। तो ये पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बजट है। अच्छा, ये रुकेगा नहीं, उसकी वजह ये है कि अभी हम जून में खड़े हैं, समर इज व्हेन देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एट पीक, ठीक है, मैं एक वैसे बोल रहा हूं। और फिर विंटर स्टार्ट हो जाएगा। और विंटर का ऑलरेडी आज ही न्यूज़ थी अखबार में, आपने देखा होगा, हेडलाइन थी ट्रिब्यून के अंदर, आप जो विंटर आई है सीवियर विंटर हुई तो दुनिया को बहुत मुश्किलात का सामना है ऑयल प्राइसेस के हवाले से। तो इन्फ्लेशन हाई होएगा। आपने कल देखा कराची में काइबर रोड बहुत ऊपर पीक पे टच किया, 15.5% करीब। हालांकि मार्केट में काफ़ी मनी थी, इंटरबैंक मनी, और स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शन भी थी ज़बानी कि आप इस पर, तो ये सारी चीज़ें मिलकर मुश्किलात कर रही हैं। लेकिन अच्छा, और उनका विजन विंटर में हमारे जैसा नहीं है कि आप गर्म कपड़े पहन लें आप ठीक हो जाएंगे। वहाँ तो हीटिंग इज कंपल्शन, बिकॉज तो माइनस की बातें होती हैं वहाँ पे। तो देयर इज नो वे आउट फॉर देम एक्सेप्ट टू परचेज ऑयल फॉर पर्पस ऑफ हीटिंग, एक्सेप्ट टू परचेज गैस। और आपको पता होगा गैस भी अभी यूक्रेन रशिया का क्राइसिस, तो प्राइसेस अब जाएंगे। और यूक्रेन जब क्राइसिस हुआ, यूक्रेन दुनिया का कोई 40% सनफ्लावर ऑयल पैदा कर, जब सनफ्लावर ऑयल वहाँ से नहीं आया, फसल उनकी फरवरी में होनी थी, वो नहीं आ सकी, बमबारी थी हर जगह,
और ये फसल जब इस साल नहीं आएगी, जब नेक्स्ट अगर हालात सही हुए तो फरवरी में अगर ये हार्वेस्ट होगी तो जाके अक्टूबर में इनकी प्रोडक्शन आएगी, तो अगले 1.5-2 साल। also one of the biggest producers of wheat. जी वीट। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस दुनिया में है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मुल्क को, ये जो आपने बात की थी कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके बड़े तरीके से मुल्क को इन मुश्किलात से चलाना होगा। 6% ग्रोथ की जो आपने बात की ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अच्छी ग्रोथ बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भी जब अपनी ग्रोथ बढ़ाने जाते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल फौरी तौर पे बढ़ता है। जब आप इंपोर्ट करेंगे, चीज़ें मंगाएंगे, तो हमें फ़िलहाल 4-5% कहीं रहना चाहिए। 1-2 साल अपने मुल्क को आप संभाल लें। जब आप मुल्क को संभाल लेंगे और ये मौजूदा गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट को चोर ना बोले, पुरानी गवर्नमेंट इनको ना चोर, ये चोर की जरूरत ख़त्म करके, जो आप अगर आज मियां मंशा की स्पीच सुनेंगे, हसीना वाजिद का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हसीना वाजिद बांग्लादेश में, उन्हें पूछा कि आपकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा जब हम आपके मुल्क में हर एक दूसरे को चोर कहता है, हमारे मुल्क में अगर हसीना वाजिद ने कोई साइन कर दिया जैसे PM, कहती है हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, मुजाहिर भी करते हैं, लेकिन जब हसीना वाजिद या खालिदा ज़िया किसी चीज़ पे साइन कर देती हैं तो उसको एज ए नेशनल प्रोग्राम लिया जाता है, चार्टर ऑफ इकनॉमी लिया जाता है। तो ये चीज़ें हमारे अपने बिल्ट इन करनी पड़ेगी। नौजवानों का जो एटम बम है, हर साल जो 25-30 लाख नौजवान दुनिया, ये जो हमारी आबादी बढ़ रही है, आप मौजूदा इंडस्ट्री को खपत नहीं कर सकती, तो आपको प्राइवेट सेक्टर को छूट देनी चाहिए 2-4 सालों के लिए। एनवायरनमेंट क्रिएट करें, इन्वेस्टर आएँ, बाहर के इन्वेस्टर आएँ, तब जाके मुल्क का पहिया वापस चलेगा। नहीं तो खाली इस साल, आखिरी बात कर दूँ, खाली सूद की मद में जो बाहर से हमने सूद लिया हुआ है, तकरीबन 3600 बिलियन रुपीस देने हैं, जहाँ के रोज़ के इतवार समेत, सैटरडे समेत रोज़ का हमें 10 अरब, यहाँ के हमें देना है 1000 करोड़ रुपया रोज़ का हमें देना है सूद की मद में। ये मैं भाग्य सूद की बात कर रहा हूँ। याद है आपने पहली दफ़ा ये ट्रेंड शुरू किया था पाकिस्तान में, जब आपने बताया था कि फीकस कर्ज कितना है पाकिस्तानियों को। आपने ट्रेंड शुरू किया था मीडिया पे। मैं मिनट के हिसाब से बता रहा हूँ, मिनट के हिसाब से जो 55 लाख पर मिनट के हिसाब से सूद चढ़ चुका है। अभी जो 1 मिनट मैंने आपसे बात की है, तो 55 लाख सारी मशीनें प्रिंट कर रही हैं नोट कि खाली सूद उतार सके। तो इन हालात में कौन मुल्क का सोच है? ये बहुत SOS बेसिस पे जहाज़ जैसे डूबा होता है टाइटैनिक, उस पे बैठ के आपको, मैं सबको बैठ के एक टेबल पे मुल्क के लिए सोच लेना पहले, और इंडस्ट्री का पहिया चलने दें, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें, उनको चेक एंड बैलेंस जरूर करें। चले फ्लिप ऑफ जी सर, फ्लिप ऑफ जी सर, ये कहते हैं कि हम इन फ्यू मंथ्स पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी। आप मतलब फ्लिप बड़ा $1 बिलियन $1 ट्रिलियन क्वेश्चन कह लें जिस तरह से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट डू यू थिंक दैट अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट विल बी एबल टू टेक द काइंड ऑफ डिसीजंस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू पुट दिस बैक ऑन ट्रैक? क्या कहते हैं? बड़ा मुश्किल है जब तक IMF का फंदा, जब हम कर्ज लेते रहेंगे और नया कर्ज लेके नासिर से लेके मैं जुल्फ़िकार को देता हूँ, जुल्फ़िकार से लेके अकबर को देता हूँ, तो ये मुश्किल आएंगे। लेकिन एक बेहतर न्यूज़ ये है, पेट्रोल प्राइसेस का इम्पैक्ट ऑब्वियसली गरीब आवाम पे बहुत पड़ा है, बहुत पड़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन हम समझते हैं IMF का जब पैकेज हो जाएगा तो कई चीज़ें कम से कम गवर्नमेंट को स्पेस मिलेगी उस तरफ काम करने की, उस तरफ सोचने की, जिसकी बहुत शद्दत ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ हमें नाचार बड़ी शर्मिंदगी के साथ IMF का पैकेज हो जाए, हम जाएं और आगे बढ़ें। डे लाइट सेविंग पाकिस्तान में हो सकती है, 4 days a week पाकिस्तान में हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम पाकिस्तान में हो सकता है। क्या ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपने पहले बता दिया, दे आर गोइंग टू बी अपवर्ड स्पायरल। IMF के साथ डील होती है, फिर शायद डॉलर्स और रुपी पैरिटी सब स्टेबलाइज हो जाए। ये 3 सजेशंस ऑन द टेबल हैं गवर्नमेंट के पास। नंबर 1 डे लाइट सेविंग, नंबर 2 हैं ऑन द टेबल हैं, करते ही नहीं करते वो एक अलग बात है, और फिर उसके बाद दूसरा जो है 4 days a week और वर्क फ्रॉम होम। अभी इन्होंने कह दिया हम करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स को अग्री करेगा, ये मुझे बताएं। देखो मेरा ख्याल है करना चाहिए, डे लाइट सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि जब रात की मार्केटें खुलती हैं देर तक 10 बिल्कुल देखना चाहिए। हमें एक ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, दुनिया में है। आप जर्मनी में जाएँ, 7 बजे मुझे पूरे जर्मनी में एक दुकान दिखा दें, एम्स्टर्डम में एक दुकान दिखा दें खुली हुई, 9 बजे तो रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं वो अपना, क्योंकि उन्होंने अपने घर सुबह आना होता है 6 बजे। यहाँ पे आप अभी चले, आज ही सुबह मैं किसी चैनल पे देख रहा था, वो गए एंकर और देखे थे ये हाल है, अब 11:30 बज चुके थे, कोई दुकान नहीं खुली थी शहर में। तो ये कितनी ज़्यादती है कि घर पे भी लाइटें चल रही होती हैं, जो आपकी फैमिली मेंबर्स घर बैठे हैं, और दुकान की भी और आउटलेट्स की आपकी दुकानें लाइटें चल रही होती हैं। तो बजाय जब आप घर पे टाइम पे पहुंचेंगे तो कम से कम एक जगह सेक्टर से, और ये कोई 2000 मेगावाट इस वक्त जो मुल्क को शदीद जरूरत है, बचत होगी, कोई भी गवर्नमेंट हो। 4 days a week कर सकते हैं? 4 days वीक नहीं करने चाहिए, मैं समझ 5 दिन सैटरडे बेशक ऑफ कर दें, क्योंकि दुनिया बंद होती है। आज की दुनिया के साथ चलने आपने 5 दिन अगर बाहर के हैं, आप 4.5-5 दिन रखें, और 2 दिन बिल्कुल बंद रखें, सैटरडे बंद कर दें। तमाम इंस्टीट्यूशन पे काम करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम के जहाँ ज़रूरत आप समझते हैं कि वर्क फ्रॉम होम से बचत हो सकती है और घर में, तो आपको वर्क फ्रॉम वहाँ पे करना चाहिए। जहाँ आपको समझते हैं कि इससे ग्रोथ में पे रुकावट होगी, वहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन सोच ऐसे कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज वर्क ऑन संडेज, जी,
द रेस्ट ऑफ द पीपल टेक ऑफ ऑन अ संडे। उसकी वजह ये है कि हमारे पास फिर पावर का शॉर्टफॉल संडे को नहीं होगा। हाउ अबाउट मेक संडे वर्किंग डे फॉर इंडस्ट्रीज, वेयर एज दैट डे, क्योंकि आपको पता है सरप्लस होता है पाकिस्तान में एक तरह से। डू यू थिंक वी कैन डू दैट? आई थिंक करिए, लेकिन मेरा ख्याल है जो हो गई, ये आपने जो पहला प्रपोजल दिया है, ये 4.5-5 दिन वाला, ये बेहतर प्रपोजल है। इट्स थैंक यू। ठीक, आपका बहुत शुक्रिया अंजुम निसार साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।